नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन वर्सेस इथेरियम पर। सो क्यों बिटकॉइन खरीदें या क्यों इथेरियम खरीदें या दोनों ही खरीद लें, या फिर ऐसा कि भाई हम बिटकॉइन ज़्यादा खरीदें कंपैरिजन में इथेरियम के, या फिर क्यों ना हम इथेरियम ज़्यादा खरीद लें कंपैरिजन ऑफ बिटकॉइन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इथेरियम या बिटकॉइन पे हम बात करें, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये बिटकॉइन क्या है या इथेरियम क्या है, तो और ये किस तरीके से आज इतना पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। हमें काफ़ी पहले जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि भाई पहले होता था एक बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो और मेरे को चाहिए चावल और आपको चाहिए गेहूं, तो मैं मेरे गेहूं का कुछ हिस्सा आपको दे देता था और आप अपने चावल का कुछ हिस्सा मेरे को दे देता था। तो होता कुछ यूं था कि जी इसमें कई सारी दिक्कतें थी कि इतना सारा गेहूं मैं लेके कहाँ जाऊं और आप इतना सारा चावल लेके कैसे आए। तो उसका फिर सोल्यूशन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि भाई इसको है ना गोल्ड पे एक स्टैंडर्ड बना दिया कि गोल्ड एक स्टैंडर्ड है, आप गोल्ड ले लो। तो गोल्ड जिसके पास है वो चावल भी खरीद लेगा और गोल्ड जिसके पास है वो गेहूं भी खरीद लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक चीज ठीक थी, इसको कैरी करना भी आसान था। इतना सारा चावल या इतना सारा गेहूं हम इकट्ठा लेके जाएं कहाँ। तो इस प्रॉब्लम को उसने गोल्ड ने सोल्व कर दिया। आप थोड़ा सा गोल्ड लेके जाओ, उसके बदले में चाहे तो आप चावल खरीद लो या चाहे फिर आप गेहूं खरीद लो। फिर जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा गया और समय आया फिर फिएट करेंसी का। फिएट करेंसी में क्या होता था कि देश की जो सरकारें होती थी, किसी भी देश की हो चाहे, तो वो क्या करती थी कि अपने पास गोल्ड रखती थी और उस गोल्ड के अनुपात में ही वो फिएट करेंसी को प्रिंट करती थी। वो करेंसी जो आप आज देखते हैं, मान लो कि 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, इस तरीके से। और कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपने ये माना जाता था कि भाई इतने रुपए का नोट है तो इसके अगेंस्ट में इतना सोना गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ट्रांजैक्शन होती थी, कुछ इसके फायदे थे और काफी थोड़े बहुत शायद कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर आज आप 100 का नोट रखते हो तो एक साल बाद जब उस 100 के नोट को आप वापस जाके रहोगे तो शायद इन्फ्लेशन अगर 6-7% है तो 6-7 रुपए की आपकी वैल्यू उस नोट की कम हो गई। यानी कि जो एक साल पहले आपका नोट 100 रुपए का था, अब वो सिर्फ 93 या 94 रुपए का रह गया है, जो कि ये आम आदमी के समझ में नहीं आता है। उसको तो यही लगता है कि भाई 100 का नोट है, साल भर पहले भी इसकी यही वैल्यू थी, साल भर बाद भी यही वैल्यू है। पर ऐसा नहीं है, महंगाई बढ़ती जाती है। एक साल बाद जब आप चीज लेने गए तो जो चीज आपको 100 रुपए में मिलती थी, अब वो शायद 107, 8, 9 रुपए में मिलने लग गई। ठीक है जी, यहां तक तो ठीक था। अब कहानी आती है जनवरी 2008 में। जनवरी 2008 में एक भाई साहब आते हैं, सतोशी नाकामोटो। अब इन भाई साहब का तो सिर्फ नाम नाम है कि ये सतोशी नाकामोटो हैं, इनको किसी ने देखा नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब ये पर्सन है भी या नहीं भी है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। इन शॉर्ट ये अननोन आदमी है। इन्होंने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया और व्हाइट पेपर में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कहा कि एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज मतलब जिसके ऊपर किसी का स्वामित्व ना हो, यानी किसी एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसका स्वामित्व ना हो या ओनरशिप ना हो, बल्कि उसकी ओनरशिप सभी के ऊपर हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो।
पहले वाली करेंसीज में क्या होती थी, वहां की गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता था कि उस करेंसी को वो होल्ड कर सके। अब जितनी भी कंट्रीज होती हैं जिसके पास ये पावर होती है कि वो कंट्री अपनी जो करेंसी है उसको होल्ड कर सके, तो वो वही ताकतवर होती थी और वही ताकतवर आज के दिन भी हैं। तो युद्ध जो है एक्चुअल में हथियारों से नहीं जीते जाते, या आप किसी भी ताकतवर लोग को दबाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि आपके पास हथियार ज्यादा हैं तो आप ज्यादा ताकतवर हो गए। आप ज्यादा ताकतवर होते हो कि आपके पास पैसा कितना है, मनी कितना है। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि मनी जिसके पास ज्यादा होगी उसकी ही ज्यादा पावर होगी, और ज्यादातर देशों में यही होता है कि गवर्नमेंट ही उस चीज को होल्ड करती है, मनी को होल्ड करती है। अब बात करते हैं ये मनी क्या होती है, पैसा क्या होती है। पैसा तो भाई साहब एक कुछ इस तरीके से है कि पैसा अपने आप में कुछ चीज नहीं होती। पैसा के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होती है वैल्यू, कि किसी आदमी की वैल्यू क्या है, या किसी सरकार की वैल्यू क्या है, या किसी चीज की वैल्यू क्या है। उस वैल्यू से डिफाइन होता है कि उसकी ओहदा क्या है, उसका पावर क्या है, यही सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो जैसा मैंने बताया कि सतोशी नाकामोटो जो थे, जो कि शायद हैं भी या नहीं पता नहीं, तो उन्होंने 2008 जनवरी में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया और उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज यानी ओपन प्लेटफॉर्म के लिए, कि भाई सभी के लिए होगा, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी देख सकता है, और कोई भी अपने अकॉर्डिंगली जिसके पास ज्यादा होंगे वो अपने आप हिसाब से चेंज कर सकता है इन चीजों को। तो उसने क्या किया कि भाई अपना एक डिजिटल करेंसी के तौर पे एक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज कर दिया और बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आ गया। अब यह क्या होता था कि बिटकॉइन आने के बाद यह क्या करता था कि आप कहीं भी किसी भी देश में आप अपना बिटकॉइन भेज सकते थे टेक्नोलॉजी का यूज करके। कोई भी उस बिटकॉइन को खरीद सकता था, कोई भी उस बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करता था। इसके फायदे क्या था, किसी मिडलमैन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं भारत में रहता हूं, इंडिया में रहता हूं, और मेरे को पैसा भेजना है किसी दूसरे देश में, या यूं कहूं कि मुझे दूसरी कंट्रीज का कोई आदमी है, उसको मेरे पास पैसा भेजना है, तो वो कैसे भेजेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है सिंपल सा आज की डेट में, कि भाई मैं पहले अपना रुपया लूंगा, रुपया को बैंक में जमा कराऊंगा, बैंक में जमा कराने के बाद उसको दूसरी कंट्री में भेजूंगा, दूसरी कंट्री में मैंने मेरा रुपया भेज दिया, रुपया भेजने के बाद उस कंट्री में उसको डॉलर में पेमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यूएस में पेमेंट भेजी, अब यूएस वाले को फॉर एग्जांपल पेमेंट भेजनी है मुझे, तो वो अब डॉलर में पेमेंट देगा, और डॉलर में पेमेंट देने के बाद वो उस बैंक में जमा करेगा, उस बैंक वाला उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, फिर वो अपने देश में भेजेंगे और फिर मेरे को रुपया प्राप्त होगा। इस सब के बीच में ये मिडल मैन होते थे और जो अपना कमीशन के तौर पे कुछ परसेंटेज रखते थे। बिटकॉइन के साथ ये चीज नहीं थी। बिटकॉइन का क्या करना था, एक कोड में पैसा आता है, वहां से वो बंदा मेरे को डिजिटल में वो सप्लाई करेगा, मैंने उसको वो पेमेंट रिसीव कर ली, उसने बिटकॉइन में भेजा, मैंने बिटकॉइन में ही ले ली, बीच से मिडलमैन हट ही गया है। ठीक है जी। तो ये था। अब सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन की लिमिट रखी वो रखी $21 मिलियन। इससे ज्यादा बिटकॉइन बन ही नहीं सकते। कहानी आती है 2015 के ऊपर। 2015 में क्या हुआ कि विटालिक नाम के एक भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, वो एक कोई गेम खेल रहे थे, और गेम में उन्होंने एक दिन क्या देखा कि उन्होंने गेम खेलते खेलते काफी सारे हथियार और जैसे कि तलवार वगैरह इकट्ठी कर रखी थी। तो एक दिन जब वो वापस गेम खेलने गए तो पता चला कि उन्होंने उनके गेम से उनके वो वेपन्स ही अवेलेबल नहीं है, गायब है। वो बड़े परेशान हुए। 18-19 साल का लड़का था, उसने इसका तोड़ सोल ढूंढने की कोशिश करी, तोड़ ढूंढने की कोशिश करी, और उसके एवज में उसने कुछ, क्योंकि कोडिंग का वो एक्सपर्ट था, तो उसने क्या किया कि
इथेरियम बेस्ड एक अपनी जो ब्लॉकचेन है उसको उन्होंने बना दिया और इथेरियम एग्जिस्टेंस में आ गया। अब ये क्या कार्रवाई करता था कि ये भी वही कार्रवाई करता था कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है, अगर आपकी जो चीज है वो सिर्फ आपकी है, कोई और आपसे नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल आज हम फेसबुक यूज करते हैं या हमारा कुछ भी कंटेंट फेसबुक के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, फेसबुक उस चीज को ऑन करता है। फेसबुक उस चीज को जब चाहे हटा सकता है, जब चाहे उसको रिमूव कर सकता है। लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन आने के बाद ये चीजें आपके अपने होल्ड में आ गई कि आप चाहो तो उसको हटाओ, नहीं चाहते तो मत हटाओ। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था इथेरियम का। अब इथेरियम और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है? तो बिटकॉइन जो है वो बेसिकली यूज हुआ था, जिसका इसका कहते हैं यूज केस। तो बिटकॉइन का यूज केस जो था वो सिर्फ था करेंसी पर्पस, कि इसका सिर्फ करेंसी के तौर पर ही इस्तेमाल होगा, इसका किसी दूसरे पर्पस से इस्तेमाल होगा ही नहीं, दैट्स इट। लेकिन इथेरियम का क्या पर्पस है? इथेरियम का पर्पस है कि भाई ये करेंसी के पर्पस पे तो आप यूज कर ही सकते हो, आपको जितने चाहिए इथेरियम मेरे से ले लो, मुझे जितने चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। उसके साथ इस पे आप और भी मल्टी पर्पस इस्तेमाल कर सकते हो इथेरियम के, जैसे कि इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि काफी सारे पर्पस हो गए कि भाई मेरे को खाना खाना है, रेस्टोरेंट जाना है, तो मेरी एक कंडीशन हो गई कि रेस्टोरेंट वाला मेरे को अच्छा खाना खिलाएगा तो मैं इतना दूंगा, नहीं खिलाएगा तो मैं इतना दूंगा। तो ये कंडीशन बेस्ड चीजें हो गई, ये चीजें मिसिंग थी बिटकॉइन में। तो मल्टीपर्पज यूज हो सकता है इसका। अब इथेरियम का क्या सीन है? इथेरियम में डैप्स भी बनती है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज एप्स बोलते हैं। आजकल जो अपने मोबाइल फोन में आप एप्स देखते हो, एप्लीकेशंस देखते हो, ये किसी ना किसी एक कंपनी के द्वारा ओन की जाती हैं। इसका मालिक कोई वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है। लेकिन जब ये डेप्स की बात आ जाएगी तो उसमें जो भी डेप्स बनेगी उसके ओनर उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर में भी कॉइन्स जो बने हैं या उसके जो होल्डर्स हैं या जो उसको ओन करते हैं वो डिसेंट्रलाइज होती है, कोई भी उसको ओन कर सकता है जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि बिटकॉइन जो है वो उसका सिर्फ एक ही पर्पज है, वो है करेंसी पर्पज से, और वो एक लिमिटेड सप्लाई है 21 मिलियन डॉलर, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। दूसरा एक डिफरेंस जो इथेरियम और बिटकॉइन में ये है कि इथेरियम की जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। तीसरा अब जो सवाल आता है कि फ्यूचर में या लोग जैसे बातें कहते हैं 2025 या 2030 या 2040 में इथेरियम की ज्यादा वैल्यू होगी या बिटकॉइन की ज्यादा वैल्यू होगी। तो जो टोटल अमाउंट है वो, क्योंकि बिटकॉइन की लिमिटेड है 21 मिलियन डॉलर, तो वो उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका एक डिजिटल गोल्ड है भाई, ठीक है। जबकि इथेरियम के पर्पस बहुत सारे हैं, उससे आप एप्स बना सकते हो, उसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल सकते हो, किसी भी अलग अलग पर्पस से आप उसको यूज कर सकते हो। उसके ऊपर और सारी कंपनियां हैं जो अपना अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कोई उस पर डीफाई कर रहे हैं, डीफाई जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वगैरह का काम, तो वो भी सारा इथेरियम पे हो सकता है, बिटकॉइन के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर देखें अगर इन दोनों का, तो कुछ इस तरीके से है कि यूजेस तो इथेरियम का ज्यादा होने वाला है, यूज केस जो है इथेरियम का ज्यादा है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो आपका एज ए डिजिटल गोल्ड की तरीके से काम करेगा। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस ऑन इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर हमें बताएं।
और कुछ भी इसमें वीडियो में और कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें।